एल्विश यादव के वीडियो में दिख रहे हैं सांप कहां से आए थे? क्या एल्विश राहुल यादव, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ को जानते हैं? पार्टी में विदेशी लड़कियों को लेकर कौन आता था? रेव पार्टी में होने वाले अजीबोगरीब खेल का बड़ा खुलासा। बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव की लगातार मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि एल्विश यादव भी जो है खुद को बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। पहले यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर उनका सम्मान करते हैं, उनको माला पहनाते हैं। एल्विश यादव लगातार इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो है लाइव आते हैं और अपनी जो फैन फॉलोइंग से कहते हैं कि आप पहुंचना, आप हरियाणा पहुंचना, हम पहुंचने वाले हैं। और इस तरह की जो है वीडियो बनाने के बाद एल्विश यादव तमाम जनता से ये कहते हैं, दर्शकों से ये कहते हैं कि अपना भाई एल्विश भाई। आपने सुनी होंगी तमाम बयान उनके। लेकिन अब क्यों यहाँ पर सांपों की तस्करी और रेप पार्टी में एल्विश यादव का नाम सामने आ गया? आखिर क्यों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस से एल्विश यादव ने भागने की कोशिश की? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आखिर ईडी, सीबीआई की जो तमाम स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं वो बॉलीवुड की तरफ क्यों नहीं बढ़ती हैं? वो यहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेस की तरफ क्यों नहीं बढ़ती हैं? वो यूट्यूबर्स की तरफ क्यों नहीं बढ़ती हैं? क्योंकि कई सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो फेक न्यूज़ करते हैं और फेक न्यूज़ के मामले में उनको नहीं पकड़ा जाता, उनकी जांच एजेंसी नहीं पहुंचती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। और आज हम एल्विश यादव की जमीनी हकीकत पर बात करेंगे कि जमीन से वो कैसे उठे और किस तरीके से उन्होंने जो है खुद को सांपों में जो है तब्दील कर लिया। कैसे सांप की काचरी में घुसकर जो है उन्होंने यहाँ पर घोटाला करने का काम किया, जनता को मूर्ख बनाने का काम किया और जहरीले एल्विश यादव यहाँ पर हो गए। पहले इस रिपोर्ट को आप सुनिए। यूट्यूब और इंटरनेट की दुनिया से उभरी एल्विश यादव पर लगातार सर चर्चाएं चल रही हैं। रेप पार्टी में जिस तरीके से फंसे हुए हैं, पहले मनोहर लाल खट्टर उनका सम्मान करते हैं, फिर गालियां बकते हैं। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या भाजपा सरकार ये चाहती है कि अगर हम बॉलीवुड की तरफ नहीं बढ़ेंगे, इंटरनेट की दुनिया की तरफ ईडी, सीबीआई को नहीं भेजेंगे, तो आने वाले समय में हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लें? कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो है भाजपा को ज्वाइन कर लिए। तो क्या यही कारण होता है कि मनोहर लाल खट्टर जैसे नेता पहले तारीफ कर देते हैं, फिर गालियां बकने लगते हैं? बिल्कुल, एल्विश का नाम जब से निकलकर सामने आया, सांपों की जो तस्करी है, विष है, रेव पार्टियां, ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि किस तरह का ये पूरे का पूरा मकड़ जाल है, इसमें कितने लोग उलझे हुए हैं। आपने जिक्र किया बीजेपी का, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट तो चाहिए। अभी आप कंगना को देखें या फिर हेमा मालिनी को देखें या सनी देओल को देखें, उनको हमेशा से ये रहा है कि जो सेलिब्रिटी हैं वो उनकी पार्टी में आए, क्योंकि 10-5 सीटें भी अगर सिक्योर होती हैं तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। और आपने जिक्र किया है एल्विश यादव का, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऋतिक की आने वाले दिनों में एल्विश भी कहीं से चुनाव लड़ते हुए नजर आ जाए बीजेपी की तरफ से, लेकिन फिलहाल तो वो मुश्किलों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से मैं सोचता हूँ ऋतिक की एल्विश की जो फैन फॉलोइंग है, लाखों करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं, युवा खासकर, और इस तरह का मामला निकलकर सामने हासिल की है, जीत भी हासिल की बिग बॉस में, और इस तरह का मामला निकलकर सामने आता है तो वाकई बहुत बड़ा हैरान। सवाल मेरा ये रहेगा कि विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है। यहाँ पर एल्विश यादव के पास कोई विकल्प है? क्या विकल्प यही है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो नेता जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उनके जो है यहाँ पर पाप धुल जाते हैं। नंदकिशोर शर्मा है, अजीत पवार, तमाम ऐसे नेता सामने आए हैं। एल्विश यादव कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? क्योंकि अभी उनका एक जर्नी स्टार्ट हुई है, नया चैप्टर लाइफ का खुला है। जी बिल्कुल, और कहते भी हैं जो खासकर विपक्षी दल हैं बीजेपी के लिए कि भाई बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां पर जो है इस तरह की छवि के लोगों को डालिए, वहां से वो पाक पवित्र होकर बाहर निकलते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि एल्विश भी उसमें नजर आ जाए। लेकिन फिलहाल एल्विश को लेकर जो चर्चा चल रही है वो गंभीर इसलिए भी है क्योंकि जो बीजेपी की नेता मेनका गांधी, उन्होंने किस तरह के सवाल उठाए हैं, और इस तरह जिस तरह आपने कहा कि जो सीएम है हरियाणा के खट्टर जी, वो उनका सम्मान करते हैं, उसके बाद जिस तरह से ये हरकत उनके सामने आती है वो वाकई हैरान करती है, परेशान करती है कि एकदम युवा है। देखिए ना, आपकी उम्र भी क्या है, और ऐसी उम्र में अगर इस तरह के संगीन आरोप उनके ऊपर लगते हैं तो ये समाज के लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाला प्रश्न है। हालांकि देखिए, आरोप लगना और अपराधी होना एक दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप भी उनके ऊपर लग रहे हैं वो आरोप भी कोई कम संगीन नहीं है, कम गंभीर नहीं है। लेकिन इस बीच जो है एल्विश यादव कैसे अपना बचाव करते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अच्छा, बस अच्छा, वो तो सुना आपने इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि एल्विश यादव की हकीकत क्या है, कैसे जो है वो यहाँ पर पाताल से लेकर आसमान तक के सपने देखते रहे। वो सपने उनके साकार भी हुए, दर्शकों ने उनको बहुत प्यार दिया, देश की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पुलिस के सवालों से वह भाग रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एल्विश यादव का जो है
पुनर्जागरण ही जो है यहीं से हुआ था, यानी कि सांपों की तस्करी से। अब आपको सुनाएंगे कि आखिर हमारे सहयोगी अमन जी का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, कैसे वह देखते हैं भाजपा सरकार को। क्या भाजपा सरकार में अगर एल्विश यादव शामिल हो जाते हैं या फिर अपना पाप धुलने के लिए भाजपा सरकार में पहुंचते हैं, तो क्या एल्विश यादव जो है यहाँ पर निजात पालेंगे? ये तमाम सवाल है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने जमकर तारीफ जो है बड़े स्टेज से की थी हरियाणा में। अब मनोहर लाल खट्टर ही जो है यहाँ पर गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। एक जुबानी अमन की। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम खराब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगे हैं, जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस तरीके से आप देखते हैं सर? देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा मिलेगी। देखिए मित्रों, जनसंवाद के जो कार्यक्रम हैं, आज हालांकि 26 में से 23 कार्यक्रम मेरे पूरे हो चुके हैं, और सामान्यतः वार्ड की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो तो सामान्य आती हैं, कारपोरेशन से जुड़ी हुई हैं, कुछ फैमिली आईडी के साथ जुड़ी हुई हैं, आयुष्मान के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने बहुत सी चीज़ें हाथों हाथ हल भी की हैं। आयुष्मान के जो कार्ड हैं, वो अपना ओल्ड एज पेंशन के जो हाथों हाथ बनाने वाले कार्ड भी सब जगह, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5 ही हमने बना करके बांटे हैं। और बाकी जो समस्याएं हैं वो सब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देकर के भी जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की यहीं हल होती हैं। जो हमारी स्टेट लेवल की उनको हम साथ लेकर के जाते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से जैसी समस्या उसका हल करते हैं। अभी तक लगभग 32,000 ऐसी कंप्लेंट्स जो मेरे जनसंवाद के कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें आ चुकी हैं, और जिसके अंदर लगभग 6,500-7,000 के आसपास जिसको डिस्पोज ऑफ भी किया जा चुका है। कोई जल्दी डिस्पोज करने की होती है तो तुरंत हो जाती हैं, कुछ में अगर निर्माण का विकास का काम है तो उसके अंदर प्रोसेस है, उसमें 5-6 महीने भी लगते हैं। आज बस वगैरह भी बस छात्रों के लिए जो बस की सुविधा, एक गांव में, रतनगढ़ गांव के अंदर, क्योंकि छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा कि 5वीं तक का स्कूल उनके गांव में है, 6ठी से उनको बच्चों को आना पड़ता है प्रेमनगर, और वो लगभग 50 बच्चे हैं। हमारी एक योजना बनी है कि छात्र छात्राओं को फ्री जो परिवहन व्यवस्था दी जाए। अब वो बच्चे कहीं अपने ऑटो से आते होंगे, कहीं कोई जो लोकल बस पकड़ के आता होगा। 50 बच्चे होने के बाद मैंने निर्देश दिया है कि स्कूल की एक ट्रिप सवेरे प्रेमनगर तक और एक दोपहर को जब छुट्टी होगी, जो भी समय होगा उस समय वापस गांव तक। एक्शन और एसएचओ को सस्पेंड किया। एक आध जगह इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि जहां बार बार शिकायत करने के बाद भी उसका हल नहीं निकालते हैं, तो उसमें एक एसएचओ को और एक एक्सचेन को, 2 लोगों को मैंने सस्पेंड भी किया है। लेकिन उनकी गलती बाद में जो बताई है कि उतनी गलती नहीं है जितनी वहाँ बताई गई है। फिर भी रिपोर्ट लेने के बाद डिप्टी कमिश्नर रिपोर्ट लेंगे, और रिपोर्ट लेने के बाद मुझे अगर कन्विंस करते हैं कि उनका दोष नहीं है तो उनको बहाल भी किया जाएगा। हाँ, अभी सस्पेंड रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है अभी जल्दी उनकी रिपोर्ट डीसी जो है दे देंगे। मुख्यमंत्री भावुक नजर आए थे आप एक क्षण के लिए जब आपने अपने काम के घंटों का जिक्र किया। मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, वो जो विषय इतना ही था कि मेरे मन में ये रहता है कि मैं लोगों के काम ज्यादा करूं, बजाय लोग मेरे स्वागत के लिए और मेरे कहीं मानो पगड़ी बनाएंगे, कभी पटके डालेंगे, कभी बुक्के देंगे, कभी मालाएं देंगे, उसमें समय ज्यादा लगता है। वही समय में 4 लोगों की बात और सुनूंगा। इसलिए मैंने बड़े प्रेम से अपने सारे लोगों को, हमारे अपने लोग हैं, मेरा परिवार है, उनसे मैंने निवेदन किया कि एक औपचारिक कार्यक्रम करने के बाद बहुत अधिक ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतना ही विषय था, बाकी और ज्यादा नहीं। एल्विश यादव के ऊपर आरोप लगे हैं, जिसे आपने सम्मानित भी किया था, आपके संज्ञान में भी मामला आया होगा, किस
तरीके से आप देखते हैं सर? देखिए, अभी ये विषय चूंकि एक नया विषय उठा है, उनके खिलाफ जो एक्शन करना है तो पुलिस ने करना है, हमारा उसमें कोई कहना नहीं है, ना प्लस में ना माइनस में। जो इन्वेस्टिगेशन होगा, दोष होगा तो जरूर उनको सजा हरियाणा में लगातार हवा खराब चल रही है। कल जेपी दलाल ने पंजाब को जिम्मेवार ठहराया, वहाँ पे पराली के जलाने के मामले ज्यादा आए हैं। हरियाणा में सर मामले इस बार पराली जलाने के बहुत कम हुए हैं, लेकिन हवा अभी भी खराब चल रही है आपके? देखिए, ये पोल्यूशन का जो विषय होता है ना, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। आखिर कहीं भी पराली जलती है, हवा के अंदर इधर से उधर जब हवा के झोंके चलते तो आती है। तो पंजाब का असर हरियाणा पर नहीं आएगा ऐसा थोड़ी है। जब पंजाब का असर दिल्ली में जा सकता है तो हरियाणा तो रास्ते में आता है। इसलिए इसका सामूहिक रूप से मिल बैठ करके कोई ना कोई सोल्यूशन देखने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार के नाते हमने पर्याप्त उसके जो उपचार करने के नाते जो मैयत उसके लेने चाहिए हमने लिए हैं। हमने उन लोगों को बेलर्स दिए हैं, उनको उनकी पराली की कीमत मिल जाए तो उसकी जो खपत होती है उस इंडस्ट्री को प्रोत्साहन दिया है। उसके लिए मानो एनर्जी जहां बनानी है उनको पराली वहां बेचनी चाहिए, जहां ब्रिकेट्स बना करके बेचे जा सकते हैं वहां बेचने चाहिए। तो इन चीजों का उपयोग जहां जहां पराली को कमर्शियली यूज किया जा सकता है उसके लिए हमने पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की है, जिससे हमारे किसानों को भी लाभ। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या क्योंकि नजदीक आ रहा है सर? आज उन्होंने रैली भी की है शाहबाद में। ये एक रणनीति का विषय है। रणनीति का विषय आप लोगों को बता करके नहीं, जब बन जाएगा। नगर निगम के कई जिलों जो जिले हैं उनमें चुनाव का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। अब हरियाणा के कई करनाल भी है। अभी पांच नगर निगम और भी उनका समय पूरा होने वाला है और बाकी 3 की भी वार्डबंदी लगभग पूरी हो चुकी है। जैसे ये 5 का समाप्त होगा उसके बाद देखेंगे इकट्ठे कराने के। रोहतक में पोस्टर लगे हैं, सीएम केजरीवाल गद्दार हैं क्योंकि एसवाईएल का मुद्दा है, तो और वहां पर वो पहुंचे भी थे आज। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विषय तो सीएम एसवाईएल का आपको पता है कि वो उनके ही पाले में है। उसको अगर वो हल नहीं करेंगे तो जनता है, अब जनता किस रूप से उनको बताएगी और उनको एहसास कराएगी, ये जनता का काम है, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। हम तो इतना मानते हैं कि पंजाब को अपनी हठ धर्मिता छोड़नी चाहिए और पंजाब में आज आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल है। इसलिए उनको सोच करके और ये स्टैंड जो अपने ठीक करने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ विषय अगर नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक चैलेंज है, इसको जरूर समझना। कांग्रेस के प्रभारी हैं सर दीपक बाबरिया, वो पिछले दिनों करनाल आए थे। उन्होंने कहा था कि अभी तो संगठन हमारा बनकर तैयार हो रहा है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, जब बनकर तैयार हो जाएगा तब वो सीएम भी बदल देंगे। अभी उनसे पूछ। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव मुश्किल में फंस चुके हैं। रेव पार्टी में सांप की जहर की सप्लाई करने के लगे इल्जामों के बीच 4 दिन तक लुका छुपी का खेल खेलने के बाद आखिर बीती रात यूपी पुलिस के सामने आ ही गए एल्विश यादव। मंगलवार आधी रात के करीब बड़े ही गुपचुप तरीके से नोएडा के सेक्टर 20 थाने पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने लगे तमाम आरोपों को लेकर सवाल पूछ लिए और इन सवालों को सुनने के बाद एल्विश यादव चौंक गए। सवाल क्या थे, इन पर आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि आपके खिलाफ जो आरोप लगे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपके वीडियो में दिख रहे सांप कहां से आए थे? वीडियो में दिख रहे सांप को लेकर कौन आया था? आप उन सांपों के साथ पोज क्यों दे रहे थे? क्या आप राहुल यादव, टीटू नाथ, जयकरण नारायण और रविनाथ को जानते हैं? क्या इन 5 लोगों से आपकी कभी मुलाकात हुई है? क्या आप राहुल यादव के संपर्क में आए थे? पार्टी में विदेशी लड़कियों को लेकर कौन आता है? क्या आप इसको जानते हैं? क्या एनजीओ के लोगों की कॉल आपके पास आई थी? क्या आपने उन लोगों को राहुल यादव का मोबाइल नंबर दिया था? इन सवालों को सुनने के बाद एल्विश यादव कांप उठे। एल्विश यादव ने भागने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए शोहरत की बुलंदी पर पहुंचे एल्विश यादव का जिक्र इसमें आने के बाद से ही सनसनी मची है। जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एनजीओ पीपल्स फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से इसके फिराक में थी, क्योंकि एनजीओ को लेकर खबर मिली थी कि दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी रेव पार्टीज भी होती हैं जहां अमीरजादे नशे के लिए सांपों के जहर तक इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मामला बेहद संगीन था, पीएफए ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किए थे। इसी कड़ी में प्लान किया गया था कि जिसके तहत एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में एक एजेंट ने खुद को मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का खास आदमी बताया था। दर्शकों, आपको बता दें कि एल्विश यादव के पास तमाम सवालों का जवाब नहीं है। एल्विश यादव का नाम लेने के बाद वो किसी भी पार्टी में जो है सांप लेकर पहुंचते हुए नजर आए थे और ये कहा गया कि आपने फोटो क्यों खिंचवाई थी। यहां तक जो है इल्जाम लगा है कि गमला चुराने और सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में आप क्या कुछ कहेंगे?
लेकिन एलब्रिश यादव जो है अब यहाँ पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम खट्टर ने भी जो है यहाँ पर गालियां दी थी एलब्रिश यादव को कि वो बचेंगे नहीं, यानी कि राजनीतिक गालियों के बीच एलब्रिश यादव पहले भी फंसे थे। अब देखना ये पड़ेगा कि आखिर कैसे जो है एलब्रिश यादव अपने आप को बचाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन 10 सवालों का जवाब एलब्रिश यादव के पास नहीं है, जिन 10 सवालों का जिक्र मैंने आपके सामने किया। और वहां पर यानी कि पुलिस स्टेशन पर जो है पुलिस वालों ने एलब्रिश यादव से किए थे। तो देखा आपने यहाँ पर अमन को और साथ में एलब्रिश यादव क्या कुछ कह रहे हैं उसको भी, लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि एलब्रिश यादव का अब आगे का भविष्य क्या होगा, कैसे वो अपने आप को बचा पाएंगे, किस तरीके से जो है वो अपनी जनता के सामने फिर से छवि को ला पाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनको बहुत बहुत बड़े जो है टारगेट दिए गए थे और आगे उनको मूवीज में भी काम मिलने वाला था, यानी कि उनका जो है जन्म हुआ था यहाँ पर बॉलीवुड में बढ़ने के लिए। अब देखना ये पड़ेगा कि कैसे जो है एलब्रिश यादव को अपने आप को बचा पाएंगे या फिर अब गिरफ्तारी होगी और जेल जाएंगे। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।